5% के लगभग पासवान वोटर हैं और पासवान वोटर कभी भी पशुपति पारस के साथ नहीं रहा। लालू प्रसाद यादव भी अपने आप में मंझे खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि पशुपति पारस के आने से कोई ज़्यादा हमें फायदा नहीं होने वाला। पशुपति पारस के रहने और ना रहने से हमें बिहार की वर्तमान राजनीति में कोई ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा। चिराग पासवान के पास ना तो आज की तारीख में एक सांसद है, ना ही आज की तारीख में एक विधायक है। इसके बावजूद चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। नमस्कार, आप नवयुग टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। आज हम फिर बात करेंगे बिहार की राजनीति को लेकर। जी हां, बिहार की राजनीति दिन प्रतिदिन लगातार करवटें ले रही है। ऐसे में आज बिहार की दिन भर की सबसे बड़ी खबर बिहार से यही निकल के आई कि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। अब आपको लग रहा होगा कि पशुपति पारस ने मोदी कैबिनेट से इस्तीफा क्यों दिया, क्योंकि ये तमाम सरगर्मियां कल से तेज थी कि पशुपति पारस किसी भी वक्त प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट से इस्तीफा दे सकते हैं। लोकसभा का चुनाव है, 2024 लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं है, क्योंकि जितना आसान देखने में लग रहा है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव इतना आसान तो नहीं है, क्योंकि तमाम राजनीतिक दल इस कवायद में है कि हमारा पलड़ा भारी हो। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि अब की बार 400 पार, तो सिर्फ और सिर्फ ये एक नारा नहीं है। इसके लिए जितनी कवायद करनी हो भारतीय जनता पार्टी उतनी कवायद करने को तैयार है। बिहार में 2 चेहरे थे, चिराग पासवान और पशुपति पारस। दोनों में से एक चेहरे को भाजपा को तय करना था कि दोनों में से किस चेहरे को अपने साथ रखा जाए तो ज़्यादा फायदा हमें आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलेगा। हुआ वही, पशुपति पारस का सफाया हो गया एनडीए से और चिराग पासवान का एंट्री हुआ एनडीए में। बहुत ही शानदार एंट्री इसको कह सकते हैं, क्योंकि चिराग पासवान के पास ना तो आज की तारीख में एक सांसद है, ना ही आज की तारीख में एक विधायक है। इसके बावजूद चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट देना ये अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कोई कदम उठाती है, एनडीए जब भी कोई कदम उठाता है, तो वो कदम बहुत ही सोच समझ कर लिया जाता है कि आने वाले समय में इस कदम से हमें कितना कुछ फायदा होने वाला है। यदि अगर कोई निर्णय भी लेती है तो भाजपा बहुत सोच समझ कर निर्णय लेती है कि आने वाले वक्त में क्या इसका परिणाम होगा, क्योंकि पशुपति पारस के पास अब बिहार में कोई अपना जनाधार नहीं बचा है। यह भारतीय जनता पार्टी को महसूस हो गया और उसे पता चल गया कि पशुपति पारस के रहने और ना रहने से हमें बिहार की वर्तमान राजनीति में कोई ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा फायदा नहीं दिख रहा है। जहां चिराग पासवान की बात होती है तो चिराग पासवान के पास एक अपना वोट बैंक है। वो वोट बैंक युवा वोट बैंक है। जिस युवा नेतृत्व की बात प्रधानमंत्री मोदी हमेशा करते हैं, वही युवा वोटर भी और युवा नेतृत्व भी था। तो भारतीय जनता पार्टी को लगा कि चिराग पासवान को अपने साथ रखने में कहीं ना कहीं फायदा है। यही हुआ, चिराग पासवान एनडीए के साथ आए। आज पशुपति पारस ने कहा कि हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ विश्वासघात हुआ, हमारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे पार्टी के साथ धोखा और विश्वासघात हुआ है। अब देखने वाली बात है कि पशुपति पारस अब अगला कदम क्या चलते हैं, उनकी अगली चाल क्या होती है। राजनीति में चाल और समय, खासतौर पर राजनीति में समय का एक बहुत बड़ा महत्व है कि कौन व्यक्ति किस समय पर कौन सा चाल चल रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। और पशुपति पारस क्या अब महागठबंधन का दामन थामते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी अपने आप में मंझे खिलाड़ी हैं। लालू प्रसाद यादव को भी पता है कि पशुपति पारस के आने से कोई ज़्यादा हमें फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि बिहार में अगर हम आंकड़े की बात करें तो बिहार में 5% के लगभग पासवान वोटर हैं और पासवान वोटर कभी भी पशुपति पारस के साथ नहीं रहा। पर ये तो तय है, खासतौर पर बिहार की राजनीति और बिहार की जितनी भी सरगर्मियां होती है, बिहार में एक बात तो कहा जाता है कि पिता की विरासत, ये सिर्फ बिहार की बात नहीं है, पूरे देश की बात है कि किसी भी व्यक्ति के पिता की विरासत उस पिता के जाने के बाद
उनके पुत्र के ही नाम उनकी विरासत होती है, ना कि उसके भाई के नाम विरासत होती है। भले भाई कितनी ही बड़ी बात क्यों ना कर ले, लेकिन एक पिता का उनके भाई का जो विरासत है वो विरासत उस भाई के बेटे के साथ ही शिफ्ट होता है। यही हुआ रामविलास पासवान के साथ। भले ही रामविलास पासवान के बहुत ही करीबी पशुपति पारस माने जाते हों, लेकिन ये जो वोट बैंक है, ये जो वोट है, वो चिराग पासवान के साथ ही गया। पशुपति पारस इसको संभाल कर रखने में नाकामयाब हो गए। अब देखना है क्या महागठबंधन में उनके स्वाभिमान को देखा जाता है या फिर महागठबंधन में भी उनको धोखा दिया जाता है। ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण सवाल है। खैर, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2024 लोकसभा चुनाव इतना आसान तो नहीं है जितना आसान हम देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव काफ़ी मुश्किल चुनाव है और इसमें 400 पार का जो नारा है, इसे छूना अपने आप में एक बड़ी लकीर साबित करने के बराबर है। एक बात तो है, एक तरफ एनडीए या फिर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अभी से कुछ दिन पहले पशुपति पारस को राज्यपाल बनाने का भी ऑफर दिया गया था, लेकिन पशुपति पारस ने उस ऑफर को ठुकरा दिया। आज की तारीख में पशुपति पारस का वो हाल हो गया है, पशुपति पारस इस बात की कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कि एनडीए में रहते हुए पशुपति पारस का ये हाल हो जाएगा। हमारे बिहार में एक कहावत है, डगरा पर के बैगन। आज मौजूदा हालात में पशुपति पारस का यही हाल हो गया है। वो डगरा का बैगन बन के रह गए हैं। उनकी अपनी कोई विरासत दिख नहीं रही है और ना ही कोई उनकी अपनी विरासत भी अब बची है। अब देखना है कि पशुपति पारस क्या करते हैं, देखना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि आज उन्होंने मंत्रिमंडल मोदी कैबिनेट से इस्तीफा भी दे दी है, जिसके बाद बिहार की राजनीति काफ़ी तेज है। बिहार के विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर निशाना साध रहे। खैर, देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ होता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों देखते हैं नवयुग टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।